जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 14 मार्च 2024 और 14 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं कि आने वाले लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। ये हमें बताना है कि अभी हाल ही में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा हरियाणा में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा गुजरात में और ऑप्शन डी में दे रखा राजस्थान में। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपना ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि इंडिया का स्टेनलेस स्टील सेक्टर में जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये हरियाणा में अभी हाल ही में खोला गया है। तो हम देखते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया है। इसका उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो नाम दे रखा है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा। तो जो हरियाणा के अंदर जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जो कंपनी है, जो प्लांट है, उसको अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का दर्जा दिया गया है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्या होता है ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जीरो कार्बन एमिशन जिसके द्वारा किया जाता है, जिस प्लांट के द्वारा जीरो कार्बन एमिशन किया जाता है नेचर के अंदर, पर्यावरण के अंदर, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो अपना ऑप्शन ए राइट आंसर होने वाला हरियाणा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है केलुशेखरापट्टनम स्पेस पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये हमें बताना है। तो स्पेस पोर्ट का नाम हमें दे रखा है केलुशेखरापट्टनम। ये नाम दे रखा है स्पेस पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, मतलब कौन से राज्य में ये जो केलुशेखरापट्टनम स्पेस पोर्ट है ये अवस्थित है या स्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है कर्नाटका में, ऑप्शन बी में दे रखा है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है गुजरात में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो तमिलनाडु है, जो कि साउथर्न स्टेट है इंडिया का, इसमें ये जो केलुशेखरापट्टनम स्पेस पोर्ट है ये लोकेटेड है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है तमिलनाडु। अब इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं। तो केलुशेखरापट्टनम स्पेस पोर्ट इज़ द सेकंड स्पेस पोर्ट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन केलुशेखरापट्टनम, ए कोस्टल विलेज इन तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया। जो तो तमिलनाडु राज्य है, इसका जो तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर ये जो केलुशेखरापट्टनम स्पेस पोर्ट है ये स्थित है। अब इसके आगे तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाउ मैनी यंग एंटरप्रेन्योर्स डज द माई युवा स्कीम एम टू प्रिपेयर एवरी ईयर। ये इसमें दिया गया है कि जो स्कीम है अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, माई युवा स्कीम। तो इस स्कीम के द्वारा जो कितने यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रत्येक साल तैयार किया जाएगा ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 50,000, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 75,000, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 2 लाख और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 1 लाख। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि माई युवा स्कीम के द्वारा लगभग 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रत्येक साल प्रोत्साहन के रूप में प्रिपेयर किया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब इसके आगे हम इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट में दे रखा है, अंडर दिस स्कीम द योगी गवर्नमेंट एम्स टू प्रिपेयर 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स एवरी ईयर बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ अप टू Rs 5 लाख। ये इसमें दे रखा है कि जो योगी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो लगभग 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रतिवर्ष 5 लाख तक की सहायता राशि प्रोवाइड करवाएगी। और वो भी कैसी राशि है, ये है लोन फ्री, मतलब इस राशि के ऊपर कोई लोन नहीं लगने वाला। अब इसके आगे हम 4th क्वेश्चन में चलते हैं। तो अदिति स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। ये हमें बताना है कि जो अदिति स्कीम है ये किस सेक्टर से रिलेटेड है। तो हमारे इंडिया के अंदर कई सेक्टर है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, इसके साथ ही एजुकेशन सेक्टर हो गया, इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर हो गया, इसके साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। इस प्रकार कई तरीके के इंडिया के अंदर सेक्टर्स है। तो हम देखेंगे कि जो अदिति स्कीम है ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, इसीलिए अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर हो गया, डिफेंस सेक्टर। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट के बारे में। तो 4 मार्च को अभी हाल ही में द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्चड एन अदिति। अदिति की फुल फॉर्म क्या हो गई, एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स।
स्कीम टू नर्चर यंग टैलेंट्स एंड इनोवेटर्स इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज़। मतलब जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जो यंग टैलेंट और इनोवेटर्स जो पर्सन्स है उनको बढ़ावा देने के लिए ये अदिति स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। और ये लॉन्च किसने की है? ये डिफेंस मिनिस्टर ने की है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, जो कि वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह वर्तमान में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है। अब इसके आगे 5वें क्वेश्चन में हम चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? यह हमें बताना है। ये क्वेश्चन आज की इस वीडियो का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि जो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है और जो वस्तुएं हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। जो आर्टिकल 49 है उसके तहत हम ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है और स्थान है और वस्तुएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, अनुच्छेद 49। अब हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कैसे हो गए, जैसे कि ताजमहल हो गया, इसके साथ ही कुतुब मीनार हो गया, इसके साथ ही हम देखते हैं तो बुलंद दरवाज़ा हो गया, ये हो गए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। इसके साथ ही हम देखते हैं तो स्थान और वस्तुएं हैं, इनको अनुच्छेद 49 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। अब हम देखते हैं तो 6ठे क्वेश्चन में हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स डिड सर सीवी रमन रिसीव फॉर हिज रमन इफेक्ट डिस्कवरी इन 1930? ये हम देखेंगे तो 1928 के अंदर जो ये वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन, इन्होंने एक रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। तो इस डिस्कवरी के चलते इनको 1930 में एक अवार्ड दिया गया था। उस अवार्ड का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है नोबेल प्राइज़, ऑप्शन बी में हमें दे रखा भारत रत्न, ऑप्शन सी में हमें दे रखा पद्म भूषण और ऑप्शन डी में हमें दे रखा लीजियन ऑफ ऑनर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में, इसीलिए अपना ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट के बारे में। द एकेडमी ऑफ साइंसेज हैज़ रिजॉल्व्ड टू अवार्ड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स फॉर 1930 टू सर सीवी रमन। अब जो सीवी रमन है इनकी जो फुल नाम क्या हो गया? इनका फुल नेम हो गया चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये इनका फुल नेम हो गया। फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम। ये इसमें दे रखा है कि जो ये एकेडमी ऑफ साइंसेज है इसने ये जो रमन इफेक्ट है, इस रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया था। अब हम देखते हैं तो सीवी रमन का जो जन्म है ये कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ था। तो 7 नवंबर 1988 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु जिले में, तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ था, जो कि साउदर्न स्टेट है। इसके साथ ही जो सर सीवी रमन है इनको किस उपाधि से नवाजा गया है? इनको नवाजा गया है फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया। तो यदि हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो फिजिक्स के फादर है वो कौन है, फिजिक्स के जनक वो कौन है, ये हमें बताना है। तो सर सीवी रमन को इंडिया में फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो फ्रेंड्स ये है सर सीवी रमन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इनका जन्म है ये 7 नवंबर 1988 को हुआ था। इसके साथ ही जो इनकी मृत्यु है, डेथ है, वो कब हुई थी? वो हुई थी 21 नवंबर 1970 को फ्रेंड्स इनकी मृत्यु हुई थी। अब इसके आगे हम 7वें पॉइंट में चलते हैं, 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन फेमिनाइन कमीशन फॉर्मड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? यह हमें बताना है। तो जो ब्रिटिश शासन था इंडिया के अंदर उस दौरान इनमें से जो कौन सी कमीशन है जो नहीं बनाई गई थी, यह हमें बताना है। फेमाइन कमीशन नहीं थी। अब जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश शासन है, उसके तहत 2 कमीशन थी। एक तो फेमाइन कमीशन थी, इसके साथ ही दूसरी एजुकेशनल जो कमीशन थी वो 2 कमीशंस थी। तो जो फेमाइन कमीशंस है इनमें से हमें बताना है कि जो कौन सी है जो फेमाइन कमीशन नहीं है। ऑप्शन ए में दे रखा है स्ट्रेचे कमीशन, ऑप्शन बी में दे रखा है मैकडोनली कमीशन, ऑप्शन सी में दे रखा है रेले कमीशन और ऑप्शन डी में दे रखा है लयाल कमीशन। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि रेले कमीशन है ये एक फेमाइन कमीशन नहीं थी, ये रेले कमीशन है ये एजुकेशनल कमीशन थी, इसीलिए अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के तहत इंडिया में कौन कौन सी कमीशंस बनी थी और ये किस किस टाइप की थी।
तो दो टाइप की थी, एक तो थी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई कमीशन, इसके साथ ही एक थी फेमाइन कमीशंस, जो कि इंडिया के अंदर जैसे ये बिजनेस हो गया, इसके साथ ही जो फूड वगैरह के जो डिपार्टमेंट थे उनको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी फेमाइन कमीशंस। अब हम देखते हैं तो कमीशन रिलेटेड टू द एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स को बनाने के लिए, एजुकेशनल से रिलेटेड नियम बनाने के लिए जो कमीशंस थी उनके नाम हमें दे रखे हैं। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसके साथ ही दूसरा नाम दे रखा है हंटर कमीशन, तीसरा नाम दे रखा है रेले कमीशन, चौथा नाम दे रखा है सैडलर कमीशन, पांचवा नाम दे रखा है हार्टो कमीशन और छठा नाम दे रखा है सर्जेंट प्लान। इस प्रकार ये जो 6 कमीशंस थी ये बनाई गई थी इंडिया के अंदर एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए ब्रिटिश रूल के चलते। अब इसके आगे हम देखते हैं तो फेमाइन कमीशन थी, ये थी 4 कमीशन थी, जिसमें हमें दे रखा है कैंपबेल कमीशन, ऑप्शन बी दे रखा है हमें स्ट्रेचे कमीशन, सी दे रखा है लयाल कमीशन और ऑप्शन डी दे रखा है मैकडॉनल्ड कमीशन। ये 4 कमीशंस थी, ये इन चारों के नाम फेमाइन कमीशन के तहत आते हैं। अब इसके आगे 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट एट विच के राइस विल बी एक्वायर्ड बाय द केरला गवर्नमेंट। यह हमें दे रखा है कि जो केरला गवर्नमेंट थी इसने के राइस को किस कॉस्ट के ऊपर किसानों से ख़रीदा था, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 29.2 रुपीज़ पर केजी, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 14.11 पर केजी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 50.11 रुपीज़ पर केजी और ऑप्शन डी में दे रखा है 20 रुपीज़ पर केजी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब कि ये जो केरला गवर्नमेंट थी इन्होंने अभी हाल ही में किसानों से के राइस ख़रीदा है, तो किस रेट के ऊपर, कितने रुपए पर केजी के ऊपर इन्होंने ये जो के राइस है ये ख़रीदा है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। मतलब केरला गवर्नमेंट ने किसानों से 40.11 रुपीज़ पर केजी के भाव में अभी हाल ही में के राइस ख़रीदा है। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट देखते हैं। द एग्जिस्टिंग सप्लाई ऑफ सब्सिडाइज्ड राइस फ्रॉम सप्लाई को ऑफ 10 kg पर कार्ड विल कंटिन्यू विद के राइस टू फार्मिंग ए पार्ट ऑफ इट। मतलब ये जो 10 kg पर राशन कार्ड के ऊपर जो 10 kg चावल मिलते हैं वो उस चावल के अंदर ये जो सप्लाई दी जा रही है के राइस की। द गवर्नमेंट परचेजेज द राइस 8/14 पर केजी एंड सेल द वेरियस वेराइटीज़ एट ए सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ अराउंड 30। ये इसमें दे रखा है। मतलब 30 के भाव में तो गवर्नमेंट ने वापस बेचा है और 40 रुपये से ऊपर के भाव में गवर्नमेंट ने ये जो के राइस है ये ख़रीदा है केरला गवर्नमेंट ने। अब इसके आगे 9 क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो समक्का सरलम्मा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये हमें बताना है कि ये जो ट्राइबल फेस्टिवल है, जनजातीय त्यौहार है, ये इसका नाम दे रखा है समक्का सरलम्मा जात्रा। ये इसका नाम दे रखा है। तो किस स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है तेलंगाना में, ऑप्शन बी में दे रखा है कर्नाटका में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है केरला में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है तमिलनाडु में। तो अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि तेलंगाना में ये जो समक्का सरलम्मा जात्रा है, ये फेस्टिवल है, ये हर बार मनाया जाता है। तो हम इससे रिलेटेड पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। तो समक्का सरलम्मा जात्रा और इसका दूसरा नाम हमें दे रखा है मेडाराम जात्रा इज ए ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ ऑनरिंग द गॉडेस सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना इंडिया। यह हमें दे रखा है। मतलब तेलंगाना के अंदर देवों को मनाने के लिए, देवों को पूजने के लिए ये जो त्यौहार है समक्का सरलम्मा जात्रा और इसका दूसरा नाम दे रखा है मेडाराम जात्रा, ये त्यौहार हर बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसीलिए अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर हो गया तेलंगाना। अब इसके आगे हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो 10वां क्वेश्चन दे रखा है अटल इनोवेशन मिशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई AIM, कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू इस्टेब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन स्कूल। मतलब जो स्कूल्स होती है इंडिया के अंदर, जो स्कूल्स है, विद्यालय है, उन विद्यालयों के अंदर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स है, इनको खोलने के लिए अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन चलाया गया है। तो ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये किसके साथ कोलैबोरेशन में अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने चलाया है, ये हमें बताना है।
ऑप्शन ए में हमें दे रखा है गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है, ऑप्शन बी में दे रखा है अमेज़न के साथ कोलैबोरेट किया है, ऑप्शन सी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया है, ऑप्शन डी में हमें दिया गया मेटा के साथ कोलैबोरेट किया है। ये 4 कंपनीज़ हमें नाम दे रखे हैं, तो इन चारों कंपनीज़ में से अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब मेटा कंपनी के साथ अभी हाल ही में कोलैबोरेट करके अटल इनोवेशन मिशन चलाया गया है, जिसके तहत स्कूलों के अंदर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स है ये खोली जाएगी। अब हम देखते हैं तो नीति आयोग ने ये जो अटल इनोवेशन मिशन चलाया है एंड मेटा हैव कोलैबोरेटेड टू इस्टेब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन स्कूल्स। तो अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मेटा के साथ अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन है इसकी शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।